हेलो। तो ये है अपना एलएलएम पार्ट 9 और अपन अपन ने ना कटिंग ऑफ स्प्रिंग तक कंप्लीट देख लिया था। बस एक क्वेश्चन रहता था कटिंग ऑफ स्प्रिंग का। उस लास्ट क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। वो कटिंग ऑफ स्प्रिंग का भी नहीं है, वो है ना घिरनी वाला क्वेश्चन है ना। तो घिरनी वाला एक क्वेश्चन है, वो अपन को लास्ट में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ये 10 kg का बॉक्स दे रखा है ना। और ये इसका बेस है, देखो ये वाला, ये ऐसे कुछ ऐसे बेस बना रखा है ना। तो ये बेस क्या है कि इस पर एक गिरनी लगी हुई है, ये वाली है। तो ये क्वेश्चन है ना गिरनी का है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस पर एक 5 kg का बक्सा लटका रखा है इधर, है ना। तो अब ये इससे ऐसे जा रही है ना। अब ये ऐसे बोल रहा है कि गिरनी है ना, गिरनी गिरनी ये क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि रस्सी में तनाव तथा गिरनी पर जी के रूप में प्रणोद ज्ञात करो। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रस्सी में तनाव तथा घिरनी में घिरनी पर जी के कारण प्रणोद ज्ञात करो। है ना, रस्सी में तनाव और घिरनी में जी के कारण प्रणोद ज्ञात करो। प्रणोद क्या है, प्रणोद ज्ञात करना है तो अपन टेंशन तो निकाल सकते हैं ना पहले। प्रणोद का चक्कर तो बाद में देखते हैं, पर अपन टेंशन तो पहले निकाल सकते हैं ना। तो टेंशन निकालना तो बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि देखो अपन को पता है ये सिस्टम है, इधर तो 50 लगेगा। ये खुद स्मूथ सरफेस पे रखा है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इधर टेंशन लगेगी, इधर टेंशन लगेगी, इधर टेंशन लगेगी, इधर टेंशन लगेगी टी, और इधर ही टी होगी, है ना। तो अपन इस सिस्टम का पहले तो क्या निकालेंगे, त्वरण। त्वरण निकालने के लिए अपन को पता है कि चलाने वाला बल नीचे है, चलाने वाला बल कहाँ है, नीचे। तो अपन को त्वरण इस दिशा में निकलेगा, है ना। त्वरण निकालते हैं तो क्या करते हैं, त्वरण निकालने के लिए अपन को सबसे पहले क्या लगेंगे, एफ नेट इजकल टू एम ए। क्या लगाएंगे, एफ नेट इजकल टू एम टोटल ए लगा देंगे। एफ नेट क्या है, देखो फोर्स, नेट फोर्स क्या लग रहा है इस पर, इधर देखो, एक एक तो नेट फोर्स ये लग रहा है और एक इस दिशा में लग रहा है। चलाने वाला बल नीचे है तो चलेगा तो नीचे का फोर्स ज़्यादा होगा। तो 50 माइनस क्या सा टेंशन, है ना। 50 नहीं, टेंशन थोड़ी, टेंशन तो भी लगी नहीं रही। अभी एफ बी डी थोड़ी बना रहे हैं अपन अपन तो इसका ये निकाल रहे हैं। तो चलाने वाला बल कितना है, 50 बराबर एम टोटल कितना है, 5 और 10 15। और ए तो अपन को निकालना है, तो ए कितना आ जाएगा, पान पानतीय 15 पंद्रह 50। तो ए आ रहा है इसका 10/3। ये तो इसका ए आ गया। क्या आ गया, इसका ए आ गया, है ना। अब अपन ने ए निकाल दिया इसका 10/3, या फिर इसे लिख सकते हैं G/3। G/3 लिखना थोड़ा आसान रहता है ना। अब अपन ने इसका निकाल दिया। अब इसका एफबीडी बना लो, चाहे इसका एफबीडी बना लो, किसी का एफबीडी बना लो, अपन निकाल देंगे। देखो इसके एफबीडी से करते हैं अपन। तो देखो इधर एफ नेट क्या लग रहा है, इधर लग रहा है सिर्फ टी। तो एफ नेट टी इजिकल टू एम ए। एम क्या है इसका 10, और ए क्या है इसका G/3। क्या है, G/3। तो टेंशन डायरेक्ट आ गई 10G/3, है ना। टेंशन क्या आ गई, 10G/3। अब इसको अगर समझना है तो अपन यहाँ से देखो इससे कर लेते हैं। देखो यहाँ एफ बी डी है, एफ बी डी क्या है 5, टेंशन क्या है ऊपर, नीचे क्या लग रहा है 50, और नीचे जा रहा है ए। तो ये वाला जाता होगा तो 50 माइनस टी इजिकल टू एम कितना है 5, एम ए करेंगे ना, ए कितना हो जाएगा इसका G/3। तो देखो 50, है ना। अब इसको 50 है ना, इसको इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ। तो 50 + 5G/3 इजकल टू हो जाएगा टेंशन। तो ये कितने बचेगा देखो, है ना, ये इधर 3। तो पानती है 15 150 प्लस 5G इजकल टू टी, ठीक है 150। और ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस आएगा ना, माइनस आएगा, माइनस। अब देखो ये 5G है, कितना है 5G, 5G का मतलब कितना होता है 50। तो 50 150 माइनस 50 करेंगे तो कितना बचेगा अपना, ये बचेगा 100/3 बराबर टी।
ये क्या है 100/3 है ना, 100/3। और अपने यहाँ क्या निकली 10g/3, तो 10 × 10/3 कितना हो गया 100/3। तो कहीं से निकालो टेंशन, यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, एक ही बात है। टेंशन क्या आ गई 10g/3, टेंशन अपने पास क्या आ गई अब 10g/3। अब अपन ने टेंशन तो निकाल ली, अब अपन को क्या निकालना है, देखो घिरनी पर जी के कारण प्रणोद ज्ञात करना है। ये घिरनी लगी हुई है इधर है ना, देखो इस पर इधर फोर्स है, ये घिरनी लगी हुई है इधर। अब क्या होगा, ये घिरनी यहाँ लगी हुई है, इस ये इसका वो है, ये इसका बेस है, इससे जुड़ी हुई है। अब घिरनी पे क्या हुआ, अब देखो घिरनी पे अब नीचे तो क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन त्वरण जी लगेगा, लग रहा है ना। नीचे एक बॉक्स लग रहा है ना 5 kg का, तो क्या होगा इधर भी टेंशन है, देखो गिरने के इधर भी टेंशन जा रही है, इस जगह पे टेंशन है टी, है ना, इस जगह पे भी टेंशन है क्या टी, है ना। इस बॉक्स को हटाओ, टेंशन ही तो लग रही है डोरी से, तो दोनों तरफ गिरने पर टेंशन लग रही है। तो प्रणोद का मतलब इन दोनों टेंशन के कारण गिरनी इधर की कितना खिसकेगी। जैसे मान लो कि ये कोई घिरनी है ना, ये घिरनी है। अब इस पर देखो इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है ऐसे, और इस पर इस डायरेक्शन में भी नीचे को फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी नीचे को फोर्स लग रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे धक्का देगा यहाँ से, ऐसे ऐसे इधर इधर बेस की तरफ खिसकाएगा इसके के, किधर इधर इधर, इसको इधर धक्का देगा, इधर इस डायरेक्शन में धक्का लगेगा। अब कौन सा धक्का लगेगा, ये इधर इस डायरेक्शन में धक्का लगेगा, और इस डायरेक्शन के धक्के को क्या कहेंगे अपन, टी नेट कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये टी है, ये टी है, तो इधर टी नेट लगेगा, टी नेट लगेगा, और यही धक्का होगा, और यही इस पर कितना फोर्स लगेगा, यही तो फोर्स हो गया टी नेट, इसकी टेंशन नेट है, यही तो इस पर एफ प्रणोद लग गया। प्रणोद, प्रणोद बल क्या होता है, धक्के वाला बल। प्रणोद बल एक रॉकेट में भी लगता है, रॉकेट होता है रॉकेट, रॉकेट वाला सिस्टम होता है, उसमें भी तो रॉकेट में भी तो नीचे से फोर्स लगता है, तो इसे क्या कहते हैं प्रणोद बल। प्रणोद का मतलब क्या होता है, धक्के वाला बल। प्रणोद का सीधा मतलब होता है धक्का, क्या होता है धक्का। तो अपन टी नेट निकाल देंगे आराम से, टी नेट क्या होगा, टी नेट, अब देखो ये दोनों 45 एंगल पर लग रहे हैं, है ना, और टी नेट इससे 45 पे लगेगा, तो टी नेट का डायरेक्ट निकाल लो अपन, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, कि टी कितनी थी 10g/3 का स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर कितना होगा 2t² रूट में, तो इस जगह t2 रूट डायरेक्ट। अब टी की जगह अपन क्या रख सकते हैं, हाँ t2 रूट, और टी की जगह अपन क्या रख सकते हैं 10g/3√2, ये आ गया आंसर। बस हो गया ये क्वेश्चन। अब अपन है ना क्या करेंगे, अब अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं कि होता क्या है आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है मतलब निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है, देखो निर्देश तंत्र का मतलब होता है, अपन अब बात करेंगे छदम बल की। छदम बल तुमने कब पढ़ा है, नहीं पढ़ा, मेरे हिसाब से पढ़ा होगा। तो देखो अपन फ्रेम रेफरेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र। एक बात बताओ, जैसे अपन, तुम कभी बस में बैठे हो है ना, बस में बैठते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि बस में बैठते हैं ना अपन, तो अपन देखते हैं कि जब अपन बस, ये बस है मान लो, देखो ये बस है ना, ये रोड है, और ये बीच में डिवाइडर है, क्या है डिवाइडर। तो डिवाइडर में बहुत सारे फूल फूल के पौधे लगे होते हैं, है ना। और मान लो अपन इधर से जा रहे हैं, ये बस है अपनी, है ना, बस अपने ये बस का त्वरण ए मान लिया और विवेक से जा रही है ना, है ना, विवेक से जा रही है। तो अपन बस में के साइड वाली खिड़की पे बैठे होते हैं ना, साइड वाली खिड़की पे, तो और जस्ट बिल्कुल अड़ के चलती है पेड़ों के, बस पेड़ों के बिल्कुल अड़ के चलती है ना बगल से, तो अपन को पेड़ है ना पीछे जाते दिखते हैं, पीछे जाते। हमेशा बस आगे चलती नहीं दिखती है, साइड से पेड़ देखने पर सिर्फ पेड़ पीछे जाते दिखते हैं। ऐसा लगता है कि मानो पेड़ गति कर रहे हैं और अपन एक जगह पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अपन किस निर्देश तंत्र में बैठे हैं, अपन अजड़त्व निर्देश तंत्र में बैठे हैं, जहां पर एनएलएम के बल नहीं लग रहे हैं। देखो अपन बस में बैठे हैं, अपन को पता है बस चल रही है, क्योंकि अपन को पता है कि बस चलती है। लेकिन अगर अपन को पता ना हो कि बस चल रही है और पेड़ अपन अपने आप खिसकने लगे हैं, तो देखो अब मान लो ये बस खड़ी है ना, और इधर से अपन को लगता है कि बस चलती है, जबकि पेड़ पीछे जा रहे हैं, फूलों के जो पेड़ है वो पीछे जा रहे हैं, है ना, फूलों के पेड़ क्या हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो अपन को अगर मान लो तुम्हें
अचानक बस में बैठा दिया जाए और नीचे एक ट्रेडमिल लगा दी जाए और जिससे पेड़ हैं वो पीछे खिसकेंगे, तो अपन को कैसा लगेगा कि यार पेड़ पीछे खिसक रहे हैं, मतलब बस चल दी, बस चलती और बस एक जगह पे स्थिर है। इसका मतलब अपन ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अपन वहाँ एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि हकीकत में चल क्या रहा है। हकीकत में अपन अंदाजा लगा रहे हैं कि बस चल रही है, लेकिन दिख तो अपन को क्या रहा है, अपन को दिख तो, इसका मतलब दिख तो पेड़ रहे हैं ना चलते हकीकत में। तो ऐसा निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है एड जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन कौन से होते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, है ना। देखो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगते हैं। क्या होते हैं? लगते हैं। और इसमें एनएलएम के कोई भी नियम नहीं लगता है। एनएलएम का कोई भी नियम डायरेक्टली नहीं लगता है। क्या होता है? डायरेक्टली नहीं लगता है। कैसे? देखो, इसमें क्या होता है, एनएलएम के नियम लगते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वेग है ना, त्वरण, वो क्या होता है? शून्य होता है। इसमें क्या होता है? त्वरित होते हैं, त्वरित होता है, होती है वस्तु। इसमें मैं तुरंत किसका बात कर रहा हूँ? निर्देश तंत्र का, पूरे सिस्टम का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे निकाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जड़त्वीय निर्देश तंत्र के त्वरण की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र का त्वरण की बात कर रहे हैं। इसमें निर्देश तंत्र का त्वरण होता है वो जीरो होता है। जीरो का त्वरण, जीरो होने का मतलब या तो वो वेग से गति करे, वेग उसका स्थिर वेग से गति करे या स्थिर अवस्था में हो। निर्देश तंत्र की बात कर रहे हैं अपन, निर्देश तंत्र, ना कि सिस्टम की। निर्देश तंत्र क्या होता है? पहली बात तो निर्देश तंत्र निर्देशक का तंत्र होता है। किसका? निर्देशक का। निर्देशक का तंत्र की बात करते हैं। निर्देशक का तंत्र, निर्देशक का तंत्र मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, निर्देशक क्या होता है? जो निर्देश देता है। क्या करता है? निर्देश देता है। निर्देश कौन, कैसे? जैसे यहाँ पर दो बसें चल रही हैं आपस में, है ना। तो एक निर्देशक यहाँ पे खड़ा है, तो ये क्या है? पृथ्वी पर खड़ा है, तो मतलब इसका जो निर्देश तंत्र है वो कैसा है? स्थिर अवस्था में है। तो ये इनकी एक्चुअल गति देख पा रहा है इधर से। अगर निर्देशक एक बस में बैठा हो, बस में बैठ गया, तो बस गति कर रही है, तो वो इस बस की गति को पता ही नहीं पाएगा। खुद की बस की गति बता पाएगा? वो नहीं बता पाएगा। इसकी देखेगा बस, और जो भी इसके सापेक्ष ही तो बता पाएगा। अगर ये भी चल रही है और ये भी चल रही है तो सापेक्षिक गति लग जाएगी, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये कैसा हो गया? ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा और इसमें एनएलएम नहीं लगता है। एनएलएम कब लगेगा? जब वो खुद स्थिर अवस्था में होगा, ठीक है, या फिर वो खुद एक विवेक से चल रहा होगा, है ना। तब वो निर्देश तंत्र होता है। निर्देशक कौन होता है? जो देखने वाला होता है, देख कर बताने वाला होता है, जिसके सापेक्ष अपन बताते हैं, है ना। ठीक है, तो निर्देशक का तुरंत शून्य होना चाहिए, या फिर वो भी वेग से गति होना चाहिए, या फिर वो स्थिर अवस्था में होना चाहिए, है ना। जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता क्या है? जिसमें त्वरित गति हो किसकी? निर्देश तंत्र की। निर्देश तंत्र खुद त्वरित हो। जैसे कि अपन एग्जांपल दें, ये बस है, ये बस वी वेग से, नियत वेग से गति कर रही है, तो क्या है? निर्देश तंत्र। कोई व्यक्ति धरातल पर खड़ा है, तो निर्देश तंत्र के, जड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जाम्पल है ना। लेकिन कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है और लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, ए त्वरण से नीचे आ रही है, और उसके बगल में रखे बॉक्स पर उसको बल बताना है, तो ये क्या है? एजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। कैसा हो गया? एजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कोई गाड़ी में बैठा है और गाड़ी ए त्वरण से आगे जा रही है, कोई गाड़ी में बैठा है ना, और गाड़ी ए त्वरण से आगे जा रही है, तो इसके लिए ये क्या हो गया? एजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अब अपन को समझ आ गया कि एजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता क्या है ना। तो अब अपन को क्या करना है? अपन को कुछ नहीं, अपन को बस एक एग्जांपल देखना है।
अब देखो अपन है ना, वही एक एग्जांपल लेते हैं किसका, दो ट्रेनों का। किसका? ट्रेन का। देखो ट्रेन होती है ना, ट्रेन 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 क्या होती है कि मान लो एक ट्रेन, ये लंबी ट्रेन, और एक ये लंबी ट्रेन, है ना, ये ऐसे इतनी लंबी, और ये इधर जाएगी, है ना। जब अपन इस जगह पे बैठे होते हैं ना, इस जगह पे, तो अपन को ऐसा लगता है कि ये ट्रेन तो स्थिर है और ये इधर जा रही है। क्यों? क्योंकि अपन को खुद की स्थिरता का अनुभव अनुभव होता है ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन बहुत ही स्थिर होती है। वो मतलब ऐसा प्रतीत ही नहीं होने देती कि वो चल रही है, क्योंकि ट्रेन होती है ना, ना तो उनमें दौंची लगती है, ना उनमें एहसास होता है ब्रेक लगने का, ना झटका लगता है। तो उनमें क्या है, स्थिरता का अनुभव ज़्यादा होता है ट्रेन में, है ना, जो अच्छी ट्रेनें होती है ना उनमें। अब क्या होगा कि अपन देखेंगे, तो मान लो अपन खिड़की के बगल में बैठे ना, तो ये वाली ट्रेन है ना, अब ये वाली ट्रेन धीरे धीरे आगे जाती जाएगी, आगे जाती जाएगी, और इस ट्रेन को क्रॉस करेगी, क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी लंबी होती है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेनें होती हैं, है ना। तो अपन को क्या लगेगा कि ये ट्रेन है ना, ये इधर पीछे जा रही है, इधर पीछे जा रही है, इधर पीछे जा रही है, जैसे बस में पेड़ पीछे जाते लगते हैं ना, ऐसे लगेगा। क्योंकि अपन को ट्रेन लंबी पूरी है, उसमें दिखेगा क्या, उसमें सिर्फ सामने वाली ट्रेन दिखेगी बगल वाली खिड़की से। तो क्या होगा, मतलब अपन चल तो खुद रहे हैं, लेकिन प्रतीत कौन सी हो रही है, ये वाली। तो इसका मतलब ये तो स्थिर है, स्थिर है ना। तो अब अपन को प्रतीत कौन सी हो रही है, मान लो अपन इस इधर ए त्वरण से चल रहे हैं, ए त्वरण से चल रहे हैं, तो अपन को लगेगा ये ए त्वरण से जा रही है ना। तो अब देखो इसकी, इस ट्रेन की अपन को जो एक्चुअल में मतलब फील क्या हो रहा है, फील हो रहा है कि ये ए त्वरण से इधर जा रही है, यही तो फील हो रहा है। हाँ, तो यही अपने लिए हकीकत है। तो अब अपन को क्या करना है, अपन को हकीकत को बदलना है, हकीकत को हकीकत में लाना है, मतलब ये तो एहसास वाली हकीकत है। अब इसे हकीकत में कैसे लाएंगे, अपन को पता है ये तुरंत से इधर चल रही है, तो मतलब इस पर एफ बल लग रहा है, किधर, एफ बल लग रहा है, जो अपन को आभासी है, आभासी बल है ना, जो अपन को प्रतीत हो रहा है कि इधर लग रहा है। तो अपन क्या करेंगे, एक्चुअल में अपनी गति के लिए अपनी ट्रेन को, खुद को, मतलब ये अपनी ट्रेन है ना, अपनी ट्रेन, इसको अपन एक छदम बल देंगे। कैसा? छदम बल। छदम बल, इसको क्या कहते हैं, शूडो फोर्स, है ना, शूडो फोर्स। शूडो फोर्स मतलब एक आभासी बल देंगे। किसको? ये आभासी बल है, अपन को दिख रहा है, इसको अब कौन सा बल देंगे, जिस दिशा में अपन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरह चल रहा है, इधर चल रहा है, अपन को प्रतीत हो रहा है, तो इसको अपन एक आभासी बल देंगे, इसकी विपरीत दिशा में इधर, एफ बराबर एम ए। ये क्या है, आभासी बल है। ये क्या है, शूडो फोर्स, PSUDO, शूडो फोर्स हमेशा विपरीत दिशा में दिया जाता है। किधर दिया जाता है, विपरीत दिशा में शूडो फोर्स दिया जाता है। ठीक है। अब देखो, अब इसको अपन एक लिफ्ट के रूप में देखते हैं। कैसे? देखो लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है ना, क्या है ये, लिफ्ट, है ना। अब इसमें देखो, एक ये एक बालक बैठा है और एक ये बालक बैठा है। बालक एक है, बालक दो है, और बालक तीन यहाँ बैठा है। बालक तीन स्थिर अवस्था में, है ना। इसे बालक दो मान लो, सर ने यही मान रखा है, और ये बालक तीन है ना। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि अपन FBD बनाएंगे। अब कह रहे हैं कि लिफ्ट है ना, जो ए तरह से ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट ए त्वरण से क्या जा रही है, ऊपर। अब इसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन सा है अपन को, है ना। देखो इसके लिए अपन को निकालना है इसका क्या, ये कितना बल बल लगाएगा लिफ्ट पे, है ना। ये लिफ्ट पे कितना लगेगा और इसका एन कितना होगा, है ना। एन ऊपर होगा जो कितना होगा। तो देखो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र बालक वन के सापेक्ष तो क्या है, अजड़त्वीय, क्योंकि वो खुद त्वरित गति के अंदर बैठा हुआ है। यह है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और बालक टू क्या है, जड़त्व में, क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है। स्थिर हो चाहे आभा या फिर एक इस फिक्स स्पीड से, यानी स्थिर वेग से गति करे, तो यह है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और ये है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इतना समझ आ गया अपन को, आ गया। अब अपन देखो, अब देखते हैं सबसे पहले बालक दो के सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष अपन देखते हैं कि बालक तीन का FBD।
अपन को क्या लगेगा, अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन को लिफ्ट क्या लगेगी, ऊपर जाती हुई लगेगी ए त्वरण से, क्योंकि वो दिखेगी जाती हुई अपन को, ठीक है। अब वो लिफ्ट ऊपर ए त्वरण से ऊपर जाती हुई लगेगी, तो इसका मतलब लिफ्ट के अंदर जो भी है वो भी अपन को क्या लगेगा, ए त्वरण से ऊपर जाता हुआ प्रतीत होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बालक 3 एफ बी डी और बालक 3 एट रेफरेंस बालक 2 एट रेफरेंस बालक 2, यानी किसके निर्देश में, बालक 2 के निर्देश में बालक 3 का क्या कर रहा है, बालक 2 3 के निर्देश में, बालक 2 के निर्देश में बालक 3 है, वो कुछ उसका वजन है m, और वो ऊपर जा रहा है e वेग से, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट के अंदर की जो भी वस्तु होगी वो भी ऊपर जाएगी, है ना। तो बालक 3 ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब बालक 3 के ऊपर क्या लगता है, n वस्तु पर ऊपर जा रहा है, और नीचे क्या लगता है उसका mg। तो ये बालक 2 के सापेक्ष बालक 3 का क्या हो गया, एफबीडी हो गया। इसका मतलब क्या है, ऊपर जाने वाला त्वरण है तो n माइनस एम जी करेंगे, क्योंकि n ऊपर वाली ज़्यादा होगी, है ना। n माइनस एम जी इक्वल टू क्या होगा, एम ए होगा। n माइनस एम जी इक्वल टू क्या होगा, एम ए होगा, ठीक है। n माइनस एम जी इक्वल टू क्या होगा, एम ए। क्या है, ये त्वरण है, और m क्या है, इस बालक का वजन, और ये भी एम जी इसका क्या है, भार, है ना। तो अब अपन को क्या निकालना है, n निकालना है, इसका कितना अविलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, तो n इक्वल टू क्या लगेगा, एम ए प्लस एम जी, मतलब n इक्वल टू आएगा एम जी प्लस ए, जी प्लस ए, इसके सापेक्ष। अब बालक 1 के सापेक्ष देखते हैं अपन क्या हो रहा है। बालक 1 को अब अपन को बालक 1 को पता नहीं है क्या हो रहा है ना। बालक 1 के सापेक्ष अगर देखें अपन, तो बालक 1 कह रहा है कि भाई मैंने तो जब से लिफ्ट में बैठा ना, तब से देखा ये साला यहीं खड़ा है और यहीं खड़ा रहा है, लिफ्ट ऊपर आके खुली गई पर ये नहीं हिला बिल्कुल भी। मतलब बालक 1 के सापेक्ष कि बालक 2 है ना, देख एफ बी डी ऑफ बालक 3 एट रेफरेंस बालक 1 के सापेक्ष एम ये कह रहा है कि भाई ये तो एम जी से अपना पूरा दम लगा के खड़ा था एन, मतलब ये कह रहा है कि भाई ये ना हिला बिल्कुल भी, एन बराबर एम जी है मेरे हिसाब से तो। पर ये क्या सही है, गलत है भाई, क्यों? अब इस पर एन एल एम नहीं लगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा, क्योंकि गति हुई नहीं बालक 1 के सापेक्ष तो। पर गति हकीकत में उसने की है तो क्या करेंगे अपन, जिस दिशा में देखो बल ये इधर ऊपर है, मतलब हकीकत में ऊपर है, तो अपन इसके विपरीत दिशा में इसको बल देंगे। छदम बल के हमेशा कहाँ लगता है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में अपन मानते हैं कि इधर इसने इस पर एफ शूडो लगाया, एफ पी एस यू डी ओ स्यूडो बल लगाए, एफ स्यूडो। अब नीचे लगाए तो इसके बालक 3 के सापेक्ष अब एम छदम कितना लगेगा, एन एम जी नीचे लगा, और एम ए बराबर एफ स्यूडो बराबर एम ए लगा, क्या लगा, एम ए नीचे लगेगा। तब इसका एन बराबर एम जी प्लस एम ए होगा, मतलब एन बराबर एम जी प्लस ए। अब आया है सही। इसका मतलब अपन को हमेशा जब जब भी अपन अजड़त्व निर्देश तंत्र में हो, और अजड़त्व निर्देश तंत्र में होकर अपन को किसी का भी वो निकालना है क्या, उसकी मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की समीकरण लगानी है, तो उसमें अपन को जिस दिशा में त्वरण है हकीकत में उसके विपरीत दिशा में उस वस्तु को एक फोर्स देना होगा, और उस फोर्स को अपन कहेंगे शूडो फोर्स। समझ आई ये बात? चलो बस यही तो काम था अपना, बस यही समझना था। अपन को समझ आ चुका है। तो जो स्यूडो फोर्स है उसका परिमाण कितना है, एम ए, कितना है एम ए। और दिशा की भी बात कर लें तो दिशा क्या है, निर्देश तंत्र के त्वरण। ये पूरा निर्देश तंत्र है ना, ये पूरा निर्देश तंत्र है, इसके त्वरण की दिशा के विपरीत, यानी निर्देश तंत्र के त्वरण की दिशा के विपरीत,
जो निर्देश तंत्र में, जैसे ये निर्देश तंत्र में बैठा है, ये निर्देश तंत्र में बैठा है, इसके त्वरण की दिशा ऊपर है तो उसके विपरीत इसको दो वेग, किसके दो, निर्देश तंत्र के विपरीत। तो छतंबल लगाना होता है। अब देखो मान लो एक गाड़ी है, एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई ये गाड़ी है ना, ये कोई गाड़ी है, इस पर ये एम बॉक्स रखा है ना, और कह दिया कि गाड़ी भाई ये गाड़ी का v1 वेग है और a1 क्या है इसका त्वरण, a1 क्या है इसका त्वरण, है ना। तो ये v1 वेग से चल रही है और a1 त्वरण से चल रही है। इसका मतलब क्या है, बालक, अब क्या कह रहा है कि जो बालक है, बालक के सापेक्ष एम बॉक्स पर लगने वाला छदम बल वह उसकी दिशा। अब ये बालक कहाँ बैठा दो, बालक बैठा दो इसके भाई सब अंतर, यहाँ बालक बैठा दिया अपन ने इसमें ही, यानी एजड़ित हुए निर्देश तंत्र में अपन ने बालक बैठा दिया। अब बालक बैठा दिया तो हमें देखो वेग से तो कोई मतलब है ही नहीं, वेग से अपन को कोई मतलब नहीं है भाई, वेग से अपन को कोई मतलब नहीं है, वेग कहीं भी लगे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये पूरा डायग्राम नहीं है, देखो ये पूरा डायग्राम नहीं है, डायग्राम पूरा अभी बनेगा। ये इधर इसका वेग v1 है और इसका त्वरण a1 है, एक और गाड़ी है, एक और गाड़ी है और इस पर ये बालक जी बैठे हैं, ठीक है ना, ये बालक जी बैठे हैं और इसका जो त्वरण है a2 इस दिशा में और इसका वेग v2 इस दिशा में है, ठीक है। ये गाड़ी 1 है, ये गाड़ी 2 है, ठीक है। अब इसका त्वरण a2 इस दिशा में, इधर इसका, अब देखो ये बालक किस पे बैठा है, एजड़ित निर्देश तंत्र में। अब हकीकत में निर्देश तंत्र कहाँ कौन सा है, ये है निर्देश तंत्र, इसको अच्छे से समझो, ये क्या है निर्देश तंत्र, ये निर्देश तंत्र नहीं है, ये पूरा क्या है सिस्टम, ये पूरा क्या है सिस्टम, और ये क्या है निर्देश तंत्र। अब बालक का निर्देश तंत्र का त्वरण किधर है, इधर, और अपन को पता है कि इसके सापेक्ष इसका अपन को क्या निकालना है, स्यूडो फोर्स, इस पर स्यूडो फोर्स लगाना है, ठीक है। देखो वेग से अपन को कोई मतलब नहीं होता है, इन दोनों के वेग को छोड़ो, अपन को त्वरण से मतलब है बस। इसका त्वरण क्या है a1, इसका त्वरण क्या है a2, ठीक है। चलो अब अपन को करना क्या है, देखो स्यूडो फोर्स होता है क्या है ma, और दिशा क्या होती है निर्देश तंत्र के त्वरण की दिशा के विपरीत, है ना। तो इसका निर्देश तंत्र के त्वरण की दिशा किधर है, इधर, तो वह इस पर m पर कितना लगेगा फोर्स, इधर लगेगा, विपरीत दिशा में कितना लगेगा, इस त्वरण को लगा दो m a2 लगेगा, कितना लगेगा m a2, किधर पीछे की ओर, पीछे की ओर लगेगा, ये इसका त्वरण और इसकी दिशा हो गई, समझ आया। अपन को जो ये लेना है वो निर्देश तंत्र का लेना है, किसका लेना है निर्देश तंत्र का, ठीक है। चलो अब अपन क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे, फिर अपन जल्दी से इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले टॉपिक को खत्म करते हैं फास्ट, है ना। और ये लिफ्ट वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं अपन आज। पक्षी पिंजरा समस्या से पहले का करेंगे कंप्लीट, फिर स्थानांतरण साम्य, यार बहुत रह रहा है चैप्टर तो अभी, चलो करते हैं। देखो मैं थोड़ा ना फास्ट चलूँगा क्वेश्चंस पे, है ना, तो तुम थोड़ा ध्यान रखना, और कोई बात हो तो मुझसे बाद में पूछ लेना। देखो अपन को स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो स्प्रिंग वाला क्वेश्चंस तो अपन को आता है वैसे भी करना, तो देखो एक ट्राई कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि यहाँ एक स्प्रिंग और ये एक बॉक्स, है ना, और ये एक स्प्रिंग और ये एक बॉक्स, ये दो का है, ये एक का है, इसका के दिया है स्प्रिंग का 100 न्यूटन पर मीटर, इसका दिया है, इसका के दिया है 100 न्यूटन पर मीटर। तो अपन को यहाँ टेंशन क्या है T1, और तो यहाँ भी क्या होगी T1,
है ना। यहाँ क्या होगी T2, यहाँ क्या होगी T2। तो अपन को क्या करना है, दोनों स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन निकालना है। और देखो अपन को क्या करना है, दोनों स्प्रिंग है उनकी लंबाई में परिवर्तन निकालना है। क्या करना है, दोनों स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन। अब देखो यहाँ से ये स्प्रिंग लगी हुई है, बेस इसका स्प्रिंग 2 को देख रहे हैं अपन, तो इसकी लंबाई में परिवर्तन सिर्फ ये 2 kg के कारण आएगा, और इसकी लंबाई में परिवर्तन इसके कारण और इसके कारण आएगा, दोनों के कारण आएगा। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। तो अपन देखो सबसे पहले 2 kg का नीचे से एफबीडी बनाएंगे, जहाँ एंडिंग होती है ना वहां से एफबीडी आसान होता है, क्योंकि इस पर सिर्फ एक ही टेंशन लग रही है। इधर तो देखो इस 1 kg पे तो ये T1 भी लग रही है और T2 भी लग रही है। अपन को T2 पता नहीं है, T1 निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे। तो इधर तो इसका क्या लगेगा 20, इसका कितना लगेगा 100 लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा भाई साहब, बिल्कुल लगेगा। तो देखो अपन देखते हैं कि अब इसका एफबीडी बना लेते हैं 2 kg का। 2 kg पे नीचे लग रहा है 20, ऊपर क्या लगेगा T2, क्या लगेगा T2, ठीक है। अब क्या होगा T2 लगेगा, है ना, T2 लगेगा। और देखो अब ये कोई स्थिर अवस्था में है, तो ए क्या है इसका 0, तो अपन को डायरेक्ट करना है T2 इजिकल टू 20। ये तो इसका एफ से आ गया 20। अब अपन को क्या करना है, एफ ऑफ 1 kg का बनाना है। तो 1 kg पर नीचे कितना लगेगा इसका 10, और नीचे क्या लग रही है इसकी T2, और ऊपर क्या लगेगा इसका T1, ठीक है। तो देखो अब ये स्थिर अवस्था में है, तो T1 बराबर 10 प्लस T2, तो देखो T2 20 हो जाएगा, तो T1 बराबर क्या आ जाएगा 10 प्लस 20, T1 इजकल टू कितना आ जाएगा 30। T1 और T2 अपन ने निकाल लिए। अब अपन को क्या लगाना है, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन निकालना है। क्या निकालना है अपन को, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन। तो देखो लंबाई में परिवर्तन निकालने के लिए जो टेंशन होती है वही तो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होती है। टेंशन होती है स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में, जो टेंशन होती है वही तो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होती है एफएस। और एफएस क्या होता है के एक्स, के एक्स। तो देखो T1 की जगह रखेंगे अपन K1 x1 बराबर 30, K1 कितना है इसका 100, x1 कितना है इसका, x1 अपन को निकालना है, x1 कितना है निकालना है। x1 क्या है, x क्या है, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है। कैसे, मान लो देखो ये स्प्रिंग है और ये एम द्रव्यमान के बक्स से लटकी हुई है, इसको एफ फोर्स से खींचते हैं तो इसकी लंबाई तो एल है। जब फोर्स से खींचते हैं ना तो ये स्प्रिंग इतनी बढ़ जाती है, कितनी, ये लंबाई तो इसकी एल थी, यहाँ तक ये एक्स बढ़ जाती है, तो ये एफ। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, इधर एफ एस फोर्स लगाएगी, और वो क्या हो गया था एफ एस इजिकल टू के एक्स। के क्या है इसका कांस्टेंट, एस क्या है इसकी लंबाई में परिवर्तन। तो ये क्या है लंबाई में परिवर्तन, तो ये क्या है लंबाई में परिवर्तन, ये 30 आएगा, इस तरह से इधर गया x1 इजिकल रहेगा 3/10, कितना आएगा 0.3, 0.3 मीटर की लंबाई में हो गया परिवर्तन। T2 को निकालेंगे तो K2 x2 इजिकल टू 20, K2 क्या है 100, x2 क्या है निकालना है 20, यह आ जाएगा x2 इजिकल टू 0.2 मीटर। x2 यानी x2 स्प्रिंग में 0.2 मीटर है, इसमें 3, देखो इसमें ज़्यादा की लंबाई में परिवर्तन क्यों है, इसमें 3 kg का फोर्स लग रहा है, 3 kg का फोर्स लग रहा है ना, इस वजह से इसमें क्या है 3 kg का फोर्स लग रहा है इनके कारण, तो इसमें ज़्यादा परिवर्तन आएगा, इसमें कम परिवर्तन आएगा। ये क्वेश्चन हो चुका है अपना। देखो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। देखो अब आएंगे कि अपन को एक क्या दी, गाड़ी दी है भाई, गाड़ी बढ़िया बड़ी, ये गाड़ी दी थी है ना, इसमें एक मोटू को बैठा दिया, मोटू, ये मोटू की वजह से गाड़ी दब गई नीचे है ना। तो क्या है कि अपने यहाँ ये एक पेंडुलम लटका हुआ है, इसकी प्रारंभिक स्थिति ऐसी है पेंडुलम की। अब क्या है गाड़ी चलेगी, गाड़ी चलती है तो सबको पीछे को धक्का लगता है, वो तो अपन को पता है। तो ये पेंडुलम अपनी स्थिति में से इधर आ गया, किधर, इधर। अब ये कह रहा है कि एम द्रव्यमान का एक लोलक चित्र अनुसार ए त्वरण से गतिशील ट्रेन की छत से लटका हुआ है, साम्यावस्था में कोण का मान ज्ञात करो और रस्सी में तनाव भी निकालो। मतलब इस कोण को पूछ रहा है, ये थीटा निकालना है अपन को साम्यावस्था में, और जो रस्सी में टेंशन आती है ना इस जगह पे टेंशन,
वो टेंशन टी भी निकालनी है अपन को। ठीक है, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं अपन। अब देखो ये कैसा है, जड़त्वीय है, जड़त्वीय है और निर्देश तंत्र यही है, इसका त्वरण क्या है ए। तो इस पर पहली बात तो एक फोर्स तो लगेगा विपरीत दिशा में इस पर, कौन सा, स्यूडो एम ए, ये तो फिक्स है ना, एम ए तो फिक्स है, लगेगा ही। ठीक है, एम ए इस पर अपने लगा दिया। अब इस पर नीचे हमेशा क्या लगता है, एम जी। अब एम ए के कारण इधर आएगा, एम जी के कारण नीचे आएगा, तो इसका जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, वो इधर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अब जो इसकी टेंशन का देखो, टेंशन देखो, इसकी टेंशन इधर लग रही है, टेंशन टी, तो इधर एक फोर्स लगेगा, इधर एक टेंशन लगेगी, घटक करेंगे तो देखो ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि देखो इसको थोड़ा सा चित्र को बड़ा करते हैं, यहाँ ये है, ये है, अब देखो ये क्या, वो प्रारंभिक स्थिति है, तो ये थीटा है। अगर इधर एक सीधी लाइन खींचे इसे अभिलंब, जो ये 90 बनाती है, तो देखो तीनों कोण 180 के होंगे, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो जो अभी, और इस पर एक ये अभिलंब खींचे, तो ये कितना बचेगा, थीटा, कितना बचेगा, थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये 90, ये थीटा, तो ये वाला एंगल अब थीटा है, तो थीटा के साथ वाली क्या होती है, टी कॉस थीटा, क्या होगा, टी कॉस थीटा। ये कौन सा हो जाएगा, टी साइन थीटा। और नीचे क्या लग रहा है इस पर, एम जी, और इधर क्या लग रहा है इस पर, एम ए, क्या लग रहा है, एम ए। तो अब देखो टी साइन थीटा इजिकल टू क्या है, एम जी, टी साइन थीटा इजिकल टू क्या है, एम ए, और टी कॉस थीटा इजिकल टू क्या है, एम जी, टी कॉस थीटा इजिकल टू एम जी, है ना। अगर अपन समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण 1/2 करें, समीकरण 1/2 करें अपन, तो क्या आएगा अपने पास, टी से तो टी कट जाएगा, है ना। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर एम ए बटे एम जी। ये से गया टी है, या टी, टी से टी गया, साइन थीटा कॉस थीटा बटे टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर ए बाई जी। तो ए बराबर क्या आएगा, जी टेन थीटा। इसका त्वरण क्या आएगा, ए कितना आएगा इसका, इसके ये आएगा जी टेन थीटा। और थीटा निकालना है तो अपन को क्या करना होगा, थीटा के लिए क्या करना होगा, इसको इधर लूंगा तो टेन इनवर्स ए बाई जी कर सकते हैं अपन, यहाँ से इसका थीटा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अब टेंशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे इसका, है ना, टेन इनवर्स ए बाई जी कर सकते हैं, है ना, टेन इनवर्स ए बाई जी कर सकते हैं। और इसकी टेंशन निकालने के लिए इन दोनों को वर्क करके जोड़ दो, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर कर दो, तो देखो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बराबर एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। देखो तो कॉमन लो, तो टी स्क्वायर बचा गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, ये तो सर्वसमीका आ गई। सर्वसमीका क्या होती है, इसका मान होता है एक, एक होती है इस सर्वसमीका की वैल्यू, तो एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, इसको रूट में ले लो, एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, क्या आएगी इसकी, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो टेंशन भी आ गई और ये थीटा की वैल्यू भी आ गई। और अपन इसका त्वरण ए भी पूछा जाए, त्वरण पूछा जाए तो वो भी आ गया, जी टेन थीटा। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये नीट और जेई में मल्टीपल टाइम आ चुका है, मतलब 2 से 3 बार तो जेई में आ चुका है और 4 से 5 बार नीट में सेम क्वेश्चन विद द डाटा चेंज ओनली, है ना। पर आया पुराने सालों में, नई सालों में नहीं आया ये, है ना, पुराने सालों में आया, पर अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जी कहते हैं कि एक भाई ये है, ये
है ना, नत्थल। अब नत्थल पर ये अपन ने एक बक्सा रख दिया एम द्रव्यमान का, किसका, एम द्रव्यमान का, है ना, और इसका खुद का द्रव्यमान है एम डैश मान लो, है ना, एम इसका बड़ा एम मान लो, इसका छोटा एम मान लो, ऐसे कुछ भी मान लो, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि बक्सा एक त्वरण से, अब देखो, हाँ, बक्से पर को धक्का दिया है एक त्वरण से, तो अब क्या कह रहा है कि नत्तल को कितना त्वरण दिया जाना चाहिए, इसको, इस नत्तल है ना, इस नत्तल को, इसको इधर से कितना त्वरण दे ताकि ये एम द्रव्यमान का बॉक्स है वो स्थिर अवस्था में रहे, गिरे ना, ये इसके सापेक्ष स्थिर अवस्था में रहे, गिरे ना। और ये क्या है, इसका थीटा दे दिया, है ना, ये गिरना नहीं चाहिए। अपन को पता है ये किस एम जो नत्तल पर रखा बॉक्स है वो किसके कारण गिरता है, इसके कारण गिरता है, एम जी साइन थीटा, इस फोर्स के कारण। यानी अगर फोर्स इस फोर्स के कारण गिरता है, इस फोर्स में त्वरण क्या है इसका, ये, अब बॉक्स गिरता किस त्वरण के कारण है, गिरता है, त्वरण होना है वो जी टेन थीटा, ए बराबर जी टेन थीटा, इस कारण ये बॉक्स गिरता है त्वरण के कारण। तो अपन को इसके विपरीत इतना ही त्वरण लगाना होगा ताकि ये ना गिरे, सही बात है। अब अपन इसको इधर धक्का देंगे, इसको, तो अगर अपन इस पे बैठ के देखें यहाँ पर, अब देखो इस पर बैठ जाओ, बैठ गए, अब अपन को पता है कि इस पर ए त्वरण से धक्का लग रहा है ना, तो अब इसके सापेक्ष, इस जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एम, इस एम पर क्या लगेगा, शूडो फोर्स लगेगा, वो किधर लगेगा, विपरीत दिशा में। निर्देश तंत्र की विपरीत दिशा क्या है, निर्देश तंत्र ए त्वरण से इधर गति कर रहा है, तो इसकी विपरीत दिशा ये है, इस पर इधर एफ शूडो लगेगा एम ए, ठीक है। ये एम ए क्या करेगा, ये एम ए इसको इससे चिपकाने में मदद करेगा। अगर इस ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू इस जी टेन जी साइन थीटा के बराबर आ जाए तो क्या होगा, ये इस तरह से गति करेगा, तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है, डायरेक्ट लिखो, ए की वैल्यू अगर जी टेन जी साइन थीटा के वैल्यू बराबर आ गई तो ये स्थिर अवस्था में रहेगा, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और अपन को तो सॉल्व करना है ना भाई, सॉल्व करके तुमको दिखाना है कि कैसे आया, तो ब्लॉक को, तो देखो, ठीक है ना। अब अपन देखो ढंग से देखते हैं कि ये एम इधर लग रहा है, तो मतलब एम का जो ये काम कार्यरत है वो इधर इस एंगल पे लगेगा, इस क्रिया रेखा पर। एम जी क्या लगता है, हमेशा एम जी लगता है नीचे, क्या लगता है, एम जी नीचे, है ना। और इसका देखो, है ना, तो देखो अब ये क्या है कि, अब देखो मैं थोड़ा एक अच्छा डायग्राम बनाता हूँ जिसपे तुम्हें समझ आए, बड़ा डायग्राम। देखो ये एम रखा है भाई, अब इसको, ये अपन इसका मेन पॉइंट मान लेते हैं, क्या मेन पॉइंट। अब देखो ये थीटा है ना, इस पर ये क्या लग रहा है, एम ए, इस दिशा में इससे, है ना, और इस पर नीचे क्या लग रहा है इसका, एम जी। और देखो नीचे एम जी लग रहा है तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल, तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। और ये टोटल कितना है, ये भी तो एक सीधी रेखा है इसके सापेक्ष, तो ये वाला एंगल भी 90 है, तो ये क्या बचेगा, थीटा, क्या बचेगा, थीटा, है ना। अरे नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं नहीं नहीं, तो ये 90 माइनस थीटा है ना, तो देखो, तो देखो ये क्या लगेगा, ये वाला एंगल तुम बता सकते हो कि ये क्या बचेगा। देखो ये थीटा है, तो ये जो एंगल है ना, ये ये इसके सापेक्ष लंबवत है, इसके, देखो इसके सापेक्ष एक लंब रेखा खींचे ना, ये इसके, तो ये लंबवत आ गई, तो ये लंबवत है, ये इसके सापेक्ष लंबवत है, और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या बचेगा, थीटा। तो ये एम जी के साथ जो थीटा वाली है ये हो गई एम जी कॉस थीटा, और जो एम जी के साथ 90 माइनस थीटा वाली है, ये 90 माइनस थीटा वाली, ये इसकी हो गई एम जी साइन थीटा। और इसी के कारण तो ये बॉक्स एम जी साइन थीटा के कारण तो नीचे जाता है ना। तो ये एम जी साइन थीटा हो गई, ये इसका ये हो गया। तो देखो ये एम ए है, अब एम ए के घटक करो अपन, तो एम ए के साथ जो ये कौन बना रहा है, ये देखो ये थीटा है ना, तो ये क्या हो गया,
90 माइनस थीटा, और ये क्या हो गया थीटा। तो जो थीटा के साथ ये जा रहा है ये क्या है, ये ऊपर का ये है एम ए कॉस थीटा, और ये नीचे जा रहा है ये क्या है एम ए साइन थीटा, ये क्या है इसका एम ए साइन थीटा। तो देखो इन दोनों को उससे तो अपन को मतलब ही नहीं, क्रिया रेखा बल ये है, कौन से हैं ये दोनों। इधर क्या है एम जे साइन थीटा, ये क्या है एम ए कॉस थीटा, क्रिया रेखा बल है ना। तो ये क्या है एम ए कॉस थीटा, ये क्या है एम जे साइन थीटा है ना। तो देखो क्रिया रेखा बल ये है, तो देखो एम ए कॉस थीटा इजिकल टू क्या होगा एम जी साइन थीटा है ना, क्रिया रेखा बल है ना। तो देखो m से तो m गया, a बराबर g साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो a बराबर g टेन थीटा, ये a बराबर g टेन थीटा के बराबर होना चाहिए, साइन थीटा के बराबर नहीं, ये गलत बता रहा तुम्हें है ना, सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये आएगा। अब देखो तुम्हारी समझ नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखो इधर से देखते हैं, ये नत्तल है ना, ये नत्तल है, इस पर ये एक बिंदु द्रव्यमान रखा है, क्या है बिंदु द्रव्यमान, ऐसे देखते हैं अपन। तो बिंदु द्रव्यमान पर ये अब इस ए से चलेगा, तो इस पर क्या लगेगा स्यूडो फोर्स, ये क्या लगेगा इस दिशा में स्यूडो फोर्स एम ए, ठीक है। ये थीटा है, तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा, दोनों से ये भी तो 90 डिग्री पर ही है ना। तो ये थीटा है, तो इसके साथ जो ये थीटा के साथ बनाता है ये क्या होगा एम ए कॉस थीटा, और इसके एंगल में इधर ये क्या लगेगा एम ए साइन थीटा, ठीक है। अब इसका नीचे क्या लगता है फिक्स एम जी है ना, और एम जी के इस डायरेक्शन में क्या लगता है एम जी साइन थीटा, और ये जो थीटा बनता है ना, इस एंगल से ये क्या लगता है एम ए एम जी कॉस थीटा। अब इस पॉइंट पर एन कितना लगता है इधर, तो अब कोई वस्तु इधर ए त्वरण से जा रही है, तो उस पर एन कितना लगेगा, एन तो लगेगा अपना एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ये तो इसका एन हो गया। अब इस डायरेक्शन में देखो फोर्स कितने लग रहे हैं, दो। अगर स्थिर बनाए रखना है तो इन दोनों फोर्स को बराबर करना है, तो फोर्स बराबर कौन कौन से करना है एम ए कॉस थीटा बराबर करना है एम जी साइन थीटा, एम से एम गया, ए बराबर जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या करना है ए बराबर जी टेन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अगर वस्तु मान लो ऊपर जाए, कहे कि वस्तु ऊपर गति कर रही है, मतलब एम ए कॉस थीटा ज़्यादा है, एम ए कॉस थीटा ज़्यादा है। वस्तु अगर नीचे गति कर रही है तो एम जी साइन थीटा ज़्यादा है, एम जी साइन थीटा ज़्यादा है, सही बात है। बस यही तो क्वेश्चन है। अब अपन कहें अब इसमें अगले क्वेश्चन में क्या कह दिया कि इस प्रश्न में अनंतर पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होगा। तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो एन बराबर क्या है इन दोनों के योग के बराबर है ना। तो एन बराबर क्या आएगा एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। अब एक ही जगह पर अपन क्या रख सकते हैं जी टेन थीटा, क्या रख सकते हैं अपन जी टेन थीटा। देखो इन्होंने एन बराबर एम जी कॉस थीटा पहले लिया है कॉस थीटा, तो अपन देखो एम ए आगे लेते हैं तो इधर क्या करेंगे जी टेन थीटा कर देते हैं टेन थीटा, एन बराबर एम एक ही जगह पे क्या करेंगे टेन थीटा जी टेन थीटा साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। अब देखो एम जी अपन क्या कर सकते हैं एन बराबर एम जी को आगे ले लो, और देखो टेन थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस थीटा को इधर ले तो यह बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये बटे में एक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा
आ गया, ये एम जी हो गया, ये एन के बराबर हो गया, एन बराबर एम जी। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बटे क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ गया भाई। तो ये इसका एन हो गया, एन क्या है इसका एम जी बटे कॉस थीटा, क्या है एम जी बटे कॉस थीटा, ये इसका एन हो गया। चलो ये वाले अब ये ब्लॉक वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। देखो एक बात बताता हूँ मैं, अगर कोई वस्तु ऐसे न ऐसे थीटा कोण पर लटकी हुई हो, कोई चीज ऐसे थीटा कोण पर रखी हुई हो, है ना, थीटा कोण पर, तो उन्हें जो रोकने वाला उनके लिए जो विपरीत दिशा में ए का मान होता है वो हमेशा होता है जी टेन थीटा। अगर घर्षण ना हो, क्या हो, घर्षण ना हो तो घर्षण होगा तो ये जी टेन थीटा बदल जाएगा, ठीक है। घर्षण ना हो तो है ये जी टेन थीटा होता है हमेशा इन ऐसी वस्तुओं के लिए, क्या होता है जी टेन थीटा, है ना। अब क्या है, अब देखो अब आप देखते हैं कि M1 M2 है, ब्लॉकों का त्वरण निकालो। और देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, अब देखो अपन कह देते हैं कि M1 है वो ग्रेटर देन M2 है, तो इन दोनों का त्वरण निकालो। और लिफ्ट ऊपर जा रही है ए त्वरण से, किससे, ए त्वरण से। अब ठीक है, लिफ्ट ऊपर किससे जा रही है, ए त्वरण से। अब ये क्या हो गया, अब ये कैसा हो गया भाई, अपन ये जड़ अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया, तो अपन एक मुटको को बैठा देते हैं यहाँ पर, ये बैठ गया मुटको। अब मुटको देख रहा है भाई साहब, मुटको के हिसाब से देखो इधर तो लगेगा एम जी, इधर लगेगा एम जी। अब देखो अब त्वरण, अब क्या कह रहा है कि M1 ग्रेटर देन है, तो M1 ग्रेटर देन है, तो M1 ग्रेटर देन है, तो भाई साहब क्या होगा, क्या होगा M1 ग्रेटर देन है, तो M1, अब देखो M1 ग्रेटर देन है तो क्या होगा, M नीचे जाएगा ये त्वरण से, ये भी ये ऊपर जाएगा ये त्वरण से, ठीक है। अब इसके सापेक्ष इन दोनों पे क्या लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे भाई, इनके सापेक्ष इन पर क्या लगेगा, देखो ये ए त्वरण से जाएगा, लिफ्ट पर A1 त्वरण मानो, क्या मानो A1, क्या मानो A1 त्वरण, क्या मानते हैं अपन A1, और ये ए त्वरण से नीचे जाएगा अगर लिफ्ट का त्वरण वरण नहीं होता तो क्या होता, अगर देखो लिफ्ट का त्वरण वरण नहीं होता तो ये ऐसे होता है, ये M1 होता है, ये M2 होता है, ये ए त्वरण से नीचे जाता है A1 जाता है, ये ए त्वरण से ऊपर जाता है, इसका लगता है M1 जी, इसका लगता है M2 जी। अपन क्या लिख सकते थे इसका, पहले तो इसका ए त्वरण निकालो, एफ नेट बराबर है में, एफ नेट क्या है, ये नीचे का है तो M1 जी माइनस M2 जी, ये तो एफ नेट बराबर M टोटल ए, M1 प्लस M2 और ए, तो ए निकालते हैं अपन, तो ए बराबर क्या होता, M1 माइनस M2, इनको कॉमन ले लिया और जी बाहर ले लिया, बटे M1 प्लस M2, ये लग जाता, होता कि नहीं होता इसका ए, होता है ना। और इस पर अगर टेंशन देखते हैं अपन, तो टेंशन यहाँ से इसकी टेंशन टी निकाल सकते थे आराम से अपन, कौन सी होती टी, इसके एक को इस पर देखो ऊपर जा रहा है तो टी माइनस M2 जी से निकालते बराबर M2 ए, तो देखो टी माइनस M2 जी
बराबर m2। ए की जगह पे अपन को क्या रखना पड़ता है, ये पूरा की पूरी वैल्यू पुट करके अपन ये निकाल देते हैं। ये तो क्या हो गया, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात जो अपन बहुत समय से करते आ रहे हैं, ये तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया। लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, यहाँ पर क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा इसके सापेक्ष। तो इसका स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, इस विपरीत दिशा में, क्योंकि A1 ऊपर जा रहा है, A1 ऊपर जा रहा है, तो विपरीत दिशा में M1 A1 इसका लगेगा और इसका क्या लगेगा M2 A2 इसका लगेगा स्यूडो फोर्स। ठीक है, अब इन पर स्यूडो फोर्स भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। तो अब अपन लिफ्ट का त्वरण A1 है, तो अब इस पर स्यूडो फोर्स लग रहा है। अब इसका अपन निकालें तो अपन क्या करेंगे, F नेट इक्वल टू M टोटल A करें। अब इसका A निकालना है अपन को, क्या निकालना है A। तो अब देखो इस पर F नेट क्या है, ये अब नीचे जाने वाला ये है और ऊपर जाने वाला ये है, तो नीचे जाने वाला पहले लिखेंगे अपन। तो नीचे जाने वाला क्या है, M1G प्लस M1A1 बराबर माइनस M2G प्लस M2A1। A2 क्यों कर रहा हूँ यार, ये A1 है ना। अब F नेट इक्वल टू M टोटल A करना है अपन को। M टोटल क्या है, M1 प्लस M2 A, ये है। अब यहाँ से अपन A निकालेंगे, क्या निकालेंगे अपन, यहाँ से A निकालेंगे। ठीक है, तो A निकालने के लिए सबसे पहले इनको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इधर M1 कॉमन आ रहा है, तो M1G प्लस A1 माइनस इधर M2 लें तो माइनस M2G प्लस A1 बराबर M1 प्लस M2A, है ना। ये हो गया, है ना। ठीक है, हो गया। अब अपन क्या करते हैं, देखो G प्लस A1 और G प्लस A1 दोनों में कॉमन आ रहा है ये। तो अगर अपन G प्लस A1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखो G प्लस A1 कॉमन ले लिया, इधर बचा M1 माइनस M2, है ना। तो ये M1 प्लस M2 बराबर बटे में A। तो अगर अपन A की वैल्यू निकालें तो ये इसके नीचे चल जाएगा, तो ये क्या बचेगा M1 माइनस M2 और इधर क्या बचा G प्लस A1 बटे में क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 आ गया। ये क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई अपनी। ए की वैल्यू आई कि नहीं आई, ए की वैल्यू आ गई अपनी, है ना। बस अपन ने तो स्यूडो फोर्स लगाए और कुछ नहीं किया। देखो अगर ढंग से देखे जाए, इधर ए की वैल्यू कही M1 माइनस M2G बटे M1 प्लस M2, मतलब त्वरण गुणा में आया है त्वरण। देखो इस जगह पे कोई त्वरण नहीं था तो ग्रेविटेशनल फोर्स था, इस जगह पे त्वरण इसका A1 लग रहा है, तो इधर ये क्या हो जाएगा, ये ये क्या है, ये क्या है, ये नेट है, क्या है ये नेट मुक्त, यानी ये तुल्य त्वरण है। ए नेट लग रहा है, ए नेट। अगर देखो अगर लिफ्ट नीचे जाती, मान लो लिफ्ट नीचे जाती तो A1 से नीचे जा रही है तो स्यूडो फोर्स कितना लगता, ऊपर A1 M1 A1 लगता, इधर M2 A2 लगता, लगता कि नहीं लगता, M2 A2 ऊपर लगता, मतलब त्वरण क्या हो जाता, G माइनस A1 हो जाता। तो यहाँ पर A नेट क्या आ गया, त्वरण क्या आ गया, G माइनस A1 हो गया A नेट। तो इधर क्या लग जाता, G माइनस A1। तो ये लिफ्ट के ऊपर है, लिफ्ट का क्वेश्चन तो कैसे भी हो सकता है, लिफ्ट A1 से ऊपर जा सकती है, A1 से नीचे जा सकती है। तो ये क्या है A नेट। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसे, इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, इसे अपन कैसे लिख सकते हैं यार, सर ने नहीं दिखाया क्या। अरे हाँ लिखाया तो है, नहीं लिखाया, मैं ही बता देता हूँ। तो देखो मैं बता देता हूँ खुद ही, सर ने तो लिखाया है नहीं लिखाया मुझे नहीं आ रहा समझ में। तो देखो अपन क्या करते हैं कि A बराबर क्या आएगा, कोई भी निर्देश तंत्र हो M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2, और ये क्या है
जी नेट कर दो यहाँ पर, जी नेट। अब चाहे लिफ्ट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, अपन को बस कंडीशन के हिसाब से कर देना है, ठीक है। अब ये, अब इसमें क्या कहे कि अगर यहाँ पर रस्सी में टेंशन पूछ रहे अपन को, तो टेंशन निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, एक का एफ बी डी बनाना होगा। अगर देखो एक का एफ बी डी बनाए अपन, M1 वाले का एफ बी डी बनाओ अपन, मैंने देखो यहाँ M2 वाले का करके दिखा दिया और यहाँ M1 वाले का करके दिखाता हूँ कि M1 वाला है ये M1। इस पर देखो क्या क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है MG, नीचे लग रहा है M1 A1, है ना। ऊपर क्या लग रही है, टेंशन। और ये तुरंत किधर जा रहा है, ये नीचे, किधर जा रहा है, नीचे। तो अब नीचे वाला ज़्यादा होगा, नीचे वाला ज़्यादा होगा। तो देखो एफ नेट बराबर एम भी लगाए अपन, एफ नेट क्या है, M1G प्लस M1A1, है ना। ये तो हो गया, और इसमें से टेंशन घटाओ, और ये तो आ गया अपना एफ नेट बराबर एम ए के करना है अपन को, एम के M1A, एम क्या है यहाँ पर M1। तो अब देखो M1, है ना, तो M1 कॉमन, M1G, है ना, M1 कॉमन आ गया। देखो इस M1 कॉमन लो तो G प्लस A1 माइनस टेंशन T इक्वल टू M1A, है ना, M1A। अगर इस टेंशन को इधर ले जाए, M1A को इधर ले जाए, तो M1G प्लस M1A1 माइनस M1A बराबर क्या आएगा, T। M1 कॉमन ले लो, M1G प्लस A1 माइनस A इक्वल टू T। अब इसमें अपन को टी की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट कर देनी है बस, और ये आ गया अपने अटेंशन। तो देखो ए की वैल्यू बहुत लंबी है, कितनी बड़ी है ये, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो यार थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो अपन को ऐसे करनी नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन आएगा उसमें ए की वैल्यू नंबर्स में आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब तो अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं आराम से। पर ये तो बहुत लंबी हो जाएगी, कैसे, देखो M1G प्लस A1 माइनस इधर लगाओ M1 माइनस M2 G प्लस A1 बटे M1 प्लस M2, ये वैल्यू हो जाएगी ये, और ये आएगी टी की वैल्यू। ऐसे इतना लंबा तो नहीं बचेगा ना, पर ये एडवांस लेवल में पूछा जा सकता है। देखो अब क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इधर देखो, इस डायग्राम को अपन यहाँ बनाते हैं, इस डायग्राम को अपन यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ बनाओ। देखो ये तो बड़ी अपनी क्या हो गई, लिफ्ट, और ये ऐसा डायग्राम है ना। तो इधर देखो, इधर और इधर दो बक्से लटके हुए हैं, M1 और M2। इसके लिए अपन ने क्या निकाल लिया, इधर देखो, इधर इधर टेंशन, इधर इधर टेंशन। तो देखो इधर टेंशन है T, इधर टेंशन है T, तो घिरने पे टोटल टेंशन इधर कितनी आएगी, इधर आएगी 2T, कितनी आएगी 2T। तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, घिरने पर कुल 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 तनाव कितना होगा, 2T, 2T कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, बस ये आ जाएगा पूरा टोटल तनाव अपना। तो देखो 2T भी निकाल सकते हैं अपन, तो ये अपन को समझ आ गया। और देखो ये वाली बात तो मैंने बताई थी कि वजन मापने वाली जो मशीन होती है वो क्या नापती है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल मापती है। क्या नापती है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। है ना। तो देखो वजन नापने वाली मशीन क्या नापती है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल नापती है। तो मान लो अब लिफ्ट में कोई चीज़ रखी है,
मान लो लिफ्ट है ये, है ना। वजन नापने वाली मशीन क्या नापती है? अवलंब प्रतिदिन के नियमन, यानी वो नापती है एन को मेजर करती है। अब लिफ्ट है, अब इसमें कोई बक्सा रखा है एम द्रव्यमान का, तो अपन को पता है अगर लिफ्ट स्थिर अवस्था में है तो एन बराबर क्या होगा? एम जी। तो वजन क्या आएगा? एम जी, है ना। अगर लिफ्ट वेग से स्थिर वेग से गति कर रही है तब भी एन बराबर एम जी आएगा, क्योंकि कोई त्वरण नहीं लग रहा। अगर तो कोई लिफ्ट है जो ए त्वरण से ऊपर गति करे, है ना, ए त्वरण से ऊपर गति करे तब क्या होगा? ए त्वरण से मान लो लिफ्ट ऊपर गति कर रही है ना, ए त्वरण से ऊपर गति कर रही है, तो उस पर इस पे एन तो ये लगेगा। अब लिफ्ट पे क्या लगेगा? ऊपर जा रही है तो अपन को नीचे तो एम जी लगाना है और नीचे क्या लगा देना है? एक एम ए फोर्स। तो एन क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एम ए, मतलब एम ए टाइम्स बढ़ गया, एम ए प्लस हो गया। मतलब अगर कोई लिफ्ट ऊपर जाती है ना, ऊपर, तो उसका वजन क्या होता है? वजन बढ़ जाता है उस वस्तु का। लिफ्ट ऊपर जाती है तब, सही बात है, लिफ्ट ऊपर जाती है जब वजन बढ़ जाता है। अगला केस देखें अपन, अगर लिफ्ट है और उस पर एम लग रहा है और एन तो हमेशा ऊपर लगेगा ही, तो अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे जाती है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? विपरीत दिशा में, एम ए, और नीचे क्या होगा? एम जी। तो एन बराबर क्या आएगा? एम जी माइनस एम ए, मतलब वस्तु का वजन क्या हो जाता है? कम, हल्की लगती है, हल्की नीचे जाने पर। अगर ए बराबर क्या हो जाए? जी, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम जी, एन बराबर 0। भारहीनता क्या आ जाएगी? भारहीनता कब आती है? जब फ्री फॉल हो, लिफ्ट एकदम झटके से लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तब ऐसी कंडीशन में ए बराबर क्या हो जाता है? जी। तो ऐसी कंडीशन में अपन को अपन की हर चीज क्या लगेगी? फ्लूइड, मतलब भारहीन लगेगी। ऐसी कंडीशन में अपन का खुद का वजन क्या हो जाता है? 0। खुद का वजन क्या हो जाता है? 0। भारहीनता लगेगी अपन को वस्तु की, है ना। अब मान लो आप देखो स्पेशल केस देखेंगे, ये तो नॉर्मल केसेस थे, है ना, कि ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा, है ना। ये एक स्पेशल केस देख लिया अपन ने, एन बराबर 0 कब हो जाता है। अब देखो केस एक देखते हैं कि अच्छा केस देखते हैं अपन। ये वस्तु एम है, त्वरण वेग तो इसका क्या है? ऊपर, वस्तु जा तो ऊपर रही है लेकिन वेग में धीरे धीरे क्या हो रही है? देखो, वस्तु व लिफ्ट क्या हो रही है? ऊपर जा रही है पर वेग में कमी आ रही है, कमी आ रही है, मतलब वेग घट रहा है धीरे धीरे, तो एन क्या होगा? अब देखो वेग घट रहा है, वेग घट रहा है, इसका मतलब क्या है कि मंदन हो रहा है। इसका मतलब सीधा मंदन क्या है? मंदन हो रहा है। अब मंदन होता है तब कैसा ए लगता है? माइनस ए लगता है, नेगेटिव में, यानी ऊपर की तरफ नेगेटिव ए लग रहा है। क्या लग रहा है? नेगेटिव ए। अब ऊपर की तरफ नेगेटिव लग रहा है तो नीचे की तरफ माइनस एम ए लग जाएगा और ये हो जाएगा एम जी। तो एन बराबर क्या आ जाएगा? एम जी माइनस एम ए, क्योंकि प्लस और ये माइनस में है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा? एम जी माइनस एम ए। एम ए, इसका मतलब अपन कह भी सकते हैं कि अगर लिफ्ट जा तो ऊपर रही है पर त्वरण उस पर नीचे लग रहा है, इसको अपन कह सकते हैं मंदित गति। क्या कह सकते हैं? मंदित गति। तो अपन ऊपर ए नेगेटिव लें, इसके बजाय नीचे ए लिख सकते हैं। नीचे ए लेंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? एम ए, क्या लग जाएगा ऊपर, तब भी यही कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो एक अगला केस देखते हैं अपन कि अगर लिफ्ट है जो जा तो नीचे रही है, लिफ्ट है जो जा तो वेग से नीचे रही है लेकिन मंदित हो रही है, मतलब उस पर लिफ्ट नीचे वेग से जा रही है पर वेग में क्या आ रही है? गिरावट, वेग घट रहा है धीरे धीरे, तो वेग नीचे घट रहा है, तो नीचे क्या लग रहा है? इस पर मंदन या नेगेटिव लग रहा है, तो नीचे नेगेटिव लग रहा है तो ऊपर एम ए लगेगा नेगेटिव, नीचे लगेगा एम जी और ऊपर क्या होगा? एन। तो एन बराबर क्या आएगा? डायरेक्ट एम जी, है ना, माइनस माइनस एम ए, क्योंकि विपरीत दिशा में है ना, तो इधर लगेगा। तो एन बराबर डायरेक्ट क्या आएगा? एम जी प्लस एम ए। ये वाले ऐसे केसेस, ये थोड़े दो स्पेशल केस थे। अब अपन क्या करते हैं? अब अपन क्या करते हैं कि थोड़ा एक स्पेशल केस देखते हैं
स्पेशल केस क्या, स्पेशल तो कुछ नहीं है, बस कंडीशन है एक। क्या है? कंडीशन। कंडीशन। अब देखो मैंने एक बात बताई थी तुम्हें अभी पढ़ा रहा था तब, ये एक ब्लॉक है ना, ये एक ब्लॉक है। अब इस पर ये m द्रव्यमान का बॉक्स रखा है, तो अपन ने क्या देखा, इसको स्थिर बनाए रखने के लिए क्या किया था अपन ने, a बराबर क्या आया था, जी टेन थीटा आया था स्थिर बनाए रखने के लिए त्वरण, है ना। अब देखो कि अपन, अब इस नत्तल को अपन, अब ये एक नेक्स्ट कंडीशन है, इसमें क्या है कि ये नत्तल है m द्रव्यमान का और ये m द्रव्यमान का है ना। तो ये कह रहा है कि इस नत्तल को कितना त्वरण दिया जाना चाहिए कि इस पर रखे m द्रव्यमान का ब्लॉक स्वतंत्र रूप से गिर जाए। अब m द्रव्यमान का ब्लॉक स्वतंत्र रूप से गिरना चाहिए। क्या कह रहा है? स्वतंत्र रूप से गिर जाए। स्वतंत्र रूप से गिरने का मतलब है फ्री फॉल। फ्री फॉल। अब फ्री फॉल कब हो सकता है? जब ये इस सतह के संपर्क में हो ही ना। अब ये इस सतह के संपर्क में कब नहीं हो सकता? जब इसको एकदम झटके से इधर ए त्वरण से हटा दें, इसको ए त्वरण से झटके से हटा दें, तो क्या होगा, ये झटके से नीचे आ जाएगा, तो ये फ्री फॉल हो जाएगा और ये स्वतंत्र रूप से गिर जाएगा, है ना। अगर अपन इसको इधर ए त्वरण से झटके से हटा दें, तो इधर ये स्वतंत्र रूप से फ्री फॉल हो जाएगा, है ना, फ्री फॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, स्वतंत्र रूप से गिरने के लिए इसको n बराबर क्या करना है, इसका 0। मैंने क्या बोला, लिफ्ट में क्या किया था, n बराबर 0 कब आया था, जब g बराबर a बराबर क्या हो गया, a बराबर g होने पे क्या हो गया, mg माइनस mg होके n बराबर g हो गया। और लिफ्ट का जो, लिफ्ट क्या कर रही थी, फ्री फॉल कर रही थी, तो इसका n बराबर 0 कर देना है। और अब इस कंडीशन में अपन ने देखो इस तरह ना, इसका n क्या आया था, इसका n अपन ने निकाला था, n बराबर निकाला था, क्या आया था, mg cos थीटा प्लस ma साइन थीटा, ऐसे कुछ आया था n बराबर। तो ये अपन को क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देना है, ये 0 के बराबर, तब अपन a निकाल देंगे। यही तो आया था अपना a बराबर 0 करने पर, है ना, है ना। तो ये अब ऐसे कैसे 0 करेंगे अपन, इस कंडीशन को अपन देखते हैं। चलो इधर n लगता है इसका, इसको अपन देखो बहुत सी चीज़ें फिक्स है, इधर mg लगेगा, mg साइन थीटा, है ना। अब इसका त्वरण इधर लग रहा है, तो इस पर अगर बैठ के देखें तो इस पर ma किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, ma इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो देखो ये थीटा, तो देखो ये थीटा, तो ये क्या होगा, ये थीटा, तो ये देखो ये वाला एंगल क्या होगा, देखो ये क्या बन गया, जेड बन गया ना, एक जेड, उल्टा जेड, तो ये थीटा, तो ये थीटा, क्या ये थीटा, तो इसका ये क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा, और ये क्या लगेगा इधर, ये ए है ना, तो ये इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस, अरे यार गलत कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। कैसे समझाऊं मैं, कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आता कैसे समझाऊं। देखो दोबारा बनाते हैं इस डायग्राम को। अपन को पता है फ्री फॉल के लिए इधर जी ए देना होगा इसे, और ये एक बिंदु द्रव्यमान का वो है m, बिंदु द्रव्यमान लेते हैं, तो इसका n तो इस डायरेक्शन लगेगा, अभी लंब प्रतिक्रिया बल जो लंबवत लगता है, इसका mg किधर लगेगा, इधर नीचे, ठीक है। अपन को पता है ये थीटा है, तो अपन को पता है कि ये वाला एंगल होता है, ये थीटा होता है, क्यों, क्योंकि देखो ये लंबवत है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होता है, अपन को ये भी पता है। तो इधर mg लग रहा है, तो इसका ये क्या होता है, mg cos थीटा, और ये जो अभी लंबवत होता है, ये क्या, इसको चलाने वाला घटक होता है mg sin थीटा, ये लगता है, ठीक है। अब अभी इधर a लग रहा है, तो इस पर स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, एम ए, ठीक है। अब देखो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचा, ये दोनों एंगल 90 के हो गए, तो ये थीटा बचा, कितना बटा, थीटा। अब देखो ये जो, ये क्या है, एम ए के जो थीटा वाली भुजा होती है, ये कौन सी हो गई, एम ए कॉस थीटा, है ना। अब ये एम ए के कॉस थीटा हो गई, और ये वाली जो एम ए के जो 9 ये
थीटा के बगल वाली होती है, ये कौन सी होती है, एम ए साइन थीटा। अब देखो अब अपन को अभिलंब से काम करना है, क्या करना है, अभिलंब पर काम करना है, तो ये वाला एंगल देखना है अपन को। तो इसमें देखो एन प्लस एम ए साइन थीटा बराबर क्या आ रहा है, एम जी कॉस थीटा। तो अगर अब अपन को फ्री फॉल कराना है तो एन बराबर क्या करना है, जीरो, एन बराबर क्या करना है, जीरो। तो इसको तो कर दो, जीरो टेंस टू जीरो कर दिया, तो एम ए साइन थीटा बराबर एम जी कॉस थीटा हो गया। अब देखो एम से तो ए गया, ए बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या आ जाएगा, ए बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ए बराबर अगर कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये क्या बचा है, जी तो है ही है, तो जी कॉट थीटा क्या आएगा, जी कॉट थीटा। ठीक है। अब देखो एक कंडीशन और होती है, कौन सी, ये तो कौन सा वाला हो गया कि जब वस्तु को अपन को स्वतंत्र रूप से गिराना है तो ए बराबर जी कॉट थीटा लेना है ना। लेकिन अगर वस्तु मान लो ये है, अपन ने पहले कंडीशन देखी थी, इस पर ये वस्तु रखी है एम द्रव्यमान की, है ना, एम द्रव्यमान की वस्तु रखी है। अपन क्या कर रहे हैं कि इस वस्तु को इसके साथ स्थिर बनाए रखने के लिए इधर अपन ए देते थे, तब इस पर ये एक फोर्स लग जाता था एम ए, है ना, जो इस वस्तु को स्थिर बनाए रखने के लिए काम आता था, और नीचे लगता था एम जी साइन थीटा, और ऊपर लगता था अपन का एम ए कॉस कॉस थीटा, है ना, एम ए कॉस थीटा लगता था, है ना। तो इसमें क्या हो जाता था कि अपन करते थे एम ए कॉस थीटा इजिकल टू एम जी साइन थीटा। तो इससे तो ये गया, और ए बराबर आ जाता था जी, ये इधर जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा, है ना, ये बस कॉस थीटा होगा। तो अब ए बराबर जी टेन थीटा ये स्थिर बनाए रखता था। अगर देखो ए बराबर अगर ए की वैल्यू जी टेन थीटा से ज़्यादा हो जाए, जी टेन थीटा से ज़्यादा हो जाए, तो वस्तु क्या आएगी, ऊपर गति करेगी। ए की वैल्यू अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये इधर से इधर गिर जाएगा। ये कैसा है, ये भी तो एक गिरना ही तो होगा, गिरना ही तो हुआ, पर ये स्वतंत्र गिरना नहीं है, ये चिपक कर गिरना है, चिपकते हुए चलकर फिर गिरा है, तो ये स्वतंत्र गिरना नहीं है ना। तो ये अपन को अब समझ आ चुका है ना। अब देखो अपन क्या करते हैं कि अपन को ये वाली बातें तो समझ आ गई, ब्लॉकों की बातें बदलते हैं ना। तो वायु, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वायु के प्रतिरोध की उपस्थिति में गुरुत्व के अधीन गति। अगर वायु का प्रतिरोध हो तो गुरुत्व या गति कैसी हो जाएगी। तो देखो अगर अगर अपन निर्वात वाली गति देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि एक वस्तु है, उसे अपन यू वेग से फेंकते हैं ऊपर, तो ऊपर जाती है, ऊपर जाने में वो t1 समय लेती है, फिर ऊपर जाने के बाद वो नीचे आती है, फिर वो t2 समय लेती है। t1 और t2 बराबर होते हैं, t1 बराबर t2 बराबर कितना होता है, u बाई जी, और t टोटल कितना होता है, टोटल होता है 2u बाई जी। ये क्या है, ये क्या है, ये उसका फ्लाइट टाइम है, टोटल कितनी देर हवा में रही, कितनी देर हवा में रही, वो उसका टाइम है 2u बाई जी, है ना, है ना। तो ये 2u बाई जी, है ना। अब अगर मान लो, अगर इसी कंडीशन को अपन अगर एक एयर वाली कंडीशन में करें, मान लो वस्तु है जो, अब वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है यू वेग से, है ना, अब यू वेग से वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है, तो वस्तु का द्रव्यमान कुछ m है ना, वस्तु का द्रव्यमान कुछ m है, तो वस्तु को ऊपर यू वेग से फेंका जा रहा है, तो नीचे क्या लग रहा है उस पर mg। लेकिन अगर हवा हो, एयर हो, एयर है इधर, एयर, तो एयर भी एक प्रेशर लगाती है नीचे, कितना, नीचे, उसको कहते हैं बीबी का बल, बी वी, वी क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है, वेग क्या है, ये है प्रतिरोध बल एयर का।
एयर का। अब ये क्या हो गया, अब ये प्रतिरोध बल आ गया, है ना। तो अब इसके लिए अपन वो बनाए, एफ नेट इजिकल टू एम ही करें, एफ नेट इजिकल टू एम टोटल ए। तो एफ नेट क्या है इसका, एफ नेट है इसका एम जी प्लस बी वी, ये तो इसका एफ नेट है ना, एफ नेट है। और एम टोटल इसका क्या है, ए, एम और ए, ये कर दिया अपन, है ना। तो अब अपन यहाँ से अपन ए निकालें, तो ए बराबर आएगा एम जी प्लस बी वी बाई एम, ये इसका आ गया ए, है ना, है ना। तो थोड़ी सी अगर कंडीशन देखें अपन, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर जी प्लस बी वी बाई एम, ये कैसे लिख दिया मैंने, तुम्हें समझ नहीं आया। अब इसको देखो, जी प्लस बी वी बाई एम, इसमें एम कॉमन लिया, ये एम जी हो जाएगा प्लस ये बी बी हो जाएगा, सेम ही तो है। तो इसको अपन ने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके ये आ गया इसका त्वरण, कौन सा, सापेक्षिक, किसके सापेक्ष, हवा के। अब जो जो अपन ने कंडीशंस पढ़ी थी उन सब में ये पुट कर देना है, क्या करते रहे, जैसे अपन अब समय के लिए ले रहे हैं, है ना। तो समय के लिए T1 पहले क्या था, निर्वात में यू बाई जी था, तो अपन यू की जगह यू बाई ए करेंगे एयर में, और यू बाई जी प्लस बी वी बाई एम, ये इसका त्वरण लगा देंगे। तो जहाँ जहाँ जी था, जितने भी अपने 3 समीकरण थे, वी बराबर यू प्लस ए टी, इसमें ए, वी बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें ए, है ना, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें जितने समीकरण, जितने फॉर्मूले, जितने अपन ने देखो वो उसका पढ़ा था, आर मैक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना, अपन ने पढ़ा था 2u साइन थीटा बाई जी, ऐसे जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे उन सारे में जी की जगह अपन को क्या ले देना है, ये जी प्लस बी वाई बी बी वाई एम, ये क्या हो गया, गुरुत्व के अधीन गति हो जाएगी, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले अपन को ऐसे कर देने हैं। अब जैसे अपन को, अब देखो ऐसे कंडीशंस में अपन देखो वस्तु है, ऊपर से नीचे गिरे तो, अब वस्तु ऊपर से क्या करेगी, नीचे, अब देखो वस्तु है ये ऊपर से है, ऊपर है, ऊपर से नीचे गिरेगी तो नीचे क्या लगेगा, इसका वेग यू, है ना, और नीचे यू लगेगा, तो वस्तु का एयर का रेजिस्टेंस किधर लगेगा, वस्तु वस्तु कुछ समय पश्चात एयर तो नीचे लगेगी भाई, एयर तो नीचे लगेगी, वी भी नीचे लगेगा, है ना। और वस्तु कितना लगेगी, वस्तु का एम जी भी क्या लगेगा, नीचे, और वस्तु का वेग कितना होगा, नीचे वी, है ना। तो वस्तु का वी भी क्या लगेगा, नीचे। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होगा, कुछ समय पश्चात क्या होगा कि जो बी बी है वो ऊपर लगेगा, क्यों, बी बी क्या अलग कहाँ लगेगा, ऊपर, बी बी कैसे ऊपर लगेगा भाई, देखो एयर है ये एयर, है ना, एयर, एयर को समझो, अब वस्तु हवा में है ना, तो वस्तु पर एम जी, तो चाहे वस्तु ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तब भी लगेगा। लेकिन अब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है विवेक से, तो एयर क्या करेगा, नीचे से ऊपर को फोर्स लगाएगा, ऊपर को, एयर वस्तु को ऊपर ढकेलेगा, ऊपर ऊपर ढकेलेगा, तो उसका बी भी क्या लगेगा, ऊपर। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि देखो एफ नेट क्या होगा, एम जी माइनस बी बी, क्योंकि नीचे नीचे का वेग ज़्यादा है, नीचे का त्वरण है ना, गति तो नीचे कर रहा है, नीचे का ज़्यादा है, तो एम जी ऊपर, तो वी बी बराबर एम ए, तो ए क्या आएगा पर, यहाँ पर आएगा एम जी माइनस बी वी बटे एम, ए बराबर आएगा जी माइनस बी वी बाई एम, क्या आएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि अब देखो वस्तु को अपन एयर के फ्रिक्शन में नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब भी एम जी नीचे लगेगा, लेकिन वस्तु ऊपर जा रही है तो जो हवा का प्रतिरोध वाला है वो कहाँ लगेगा, नीचे, बी बी। तो इस कंडीशन में ए बराबर क्या आएगा, जी प्लस बी वी बाई एम, जी प्लस बी वी बाई एम आएगा, और ऊपर से नीचे आए तो इस कंडीशन में ये लगेगा, है ना। तो देखो अब अपन को क्या करना है, अब देखो अब देखो, वस्तु वस्तु ये एयर है ना,
ये एयर है, ये एयर है ना। एयर में वस्तु पहले अपन ने ऊपर फेंकी तो इस ऊपर वाली कंडीशन में ऊपर नीचे क्या लग रहा है mg, और नीचे क्या लगेगा vb। क्यों? क्यों? क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है तो हवा नीचे की तरफ प्रेस उसे नीचे ढकेलेगी, रोकेगी। तो ऊपर जाते टाइम t1 समय क्या था अपना u बाई जी बराबर u बाई ए। अब यहाँ पर u बाई ए क्या हो जाएगा u बाई जी प्लस बी वी बाई एम, ये हो जाएगा है ना। अब ऊपर से वस्तु नीचे आएगी, वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो एम जी तो हमेशा नीचे लगेगा, लेकिन एयर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा ऊपर। तो इस तरह पे अपन का ए क्या आ रहा है जी माइनस वी बी बाई एम। तो अब टी टू समय क्या होगा ऊपर से नीचे आने का, ऊपर से नीचे आने का जो समय है, ऊपर से जो नीचे आने का जो समय है u बाई ए होगा। अब टी टू बराबर u क्या है u जी माइनस बी बी बाई एम, ये लगेगा है ना, जी माइनस बी बी बाई एम। ये तो अपन ने निकाल लिया था ना ये वाले में, एक तो पहले ही अपन ने त्वरण। तो अब देखो दो है अपने पास त्वरण, एक तो ऊपर जाने का है ये ऊपर जाने का है, ये नीचे आने का समय है। अब देखो नीचे आने के समय में त्वरण में से कुछ त्वरण घट रहा है, कुछ घट रहा है। अब मतलब मान लो ये 10 था, इसमें से ये 2 हो गया, 2 हो गया तो 8 बचा, तो u बाई 8 आ गया। अब ये 2 है और ये 10 है तो ये क्या आ गया u बाई 12 हो जाएगा। मतलब जो t1 समय है उसमें 12 का भाग लग रहा है। मान लो ये 24 है ना, मान लो ये वेग कितना है 24, मान लिया 24/12, 12 दूनी का 24, यानी t1 समय कितना आ रहा है 2 सेकेंड है ना। और ये 24 है तो ये 24 बटा कितना आएगा 8, 8 में 16, 8 3 24, ये क्या आएगा t3 समय क्या आएगा 3 सेकेंड। मतलब अगर ऊपर से नीचे एक ही वस्तु को हवा के वेग में अगर फेंका जाए तो ऊपर जाने का जो समय है वो तो क्या होगा कम, तो 2 सेकंड ही आया माना है तो अपन ने, और नीचे आने का समय है वो ज़्यादा, मतलब टोटल 5 सेकंड का ओवरलैप था, लेकिन नीचे आने में वस्तु को ज़्यादा समय लगा। क्यों? क्योंकि भाई वस्तु नीचे आती है तब नीचे तो mg फोर्स लग रहा है और ऊपर bv फोर्स लग रहा है। bv जो प्रतिरोध बल है वस्तु को हवा में रोकने की कोशिश कर रहा है, हवा में रोकने की कोशिश कर रहा है। और जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो mg ऊपर नीचे लगता है, और वह हवा का बल भी क्या होता है, हवा का बल भी उसे नीचे ही जाने पे दबाव देता है, नीचे जाने पर दबाव लगता है तो ये एफ बी भी नीचे लगता है। वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो वस्तु को नीचे, अगर वस्तु नीचे है तो उसे नीचे ही रहने देगा, और वस्तु हवा में है तो उसे हवा में ही रहने देगा। तो ये हो गया हवा का फोर्स। अब जो ये T2 है मतलब T1 T2 है जो ज़्यादा होता है T1 से, ये नीट में पूछा जा चुका है एयर फ्रिक्शन के कारण। क्यों होता है? क्योंकि भाई वो T2 में जब नीचे आती है तो बस वस्तु को वो हवा में डांटने की कोशिश करता है, हवा के विपरीत वो लगता है ना फोर्स। तो ये तो हो गया अपना यहाँ तक की कंडीशन। अब देखो अब पक्षी पिंजरा पर समस्या बची है, और उस पक्षी पिंजरा समस्या के बाद में क्या बचेगा अपना स्थानांतरण शाम में, और फिर उस स्थानांतरण शाम के बाद अपना आ जाएगा घर्षण। फिर अपन घर्षण पढ़ेंगे बस। फिर अपना चैप्टर का देखो, अब अपना चैप्टर लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है, 70% कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब तो यहाँ तक के क्वेश्चन करो बस।